नमस्ते। आरंभ एकेडमी के इस डिजिटल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीटेट के आगामी एग्ज़ाम के बारे में और इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि यह परीक्षा किस प्रकार से ली जाती है और आप अभी 8 फरवरी को होने जा रही परीक्षा में इस सीमित समय में कैसे आप समय का सदुपयोग कर सकेंगे और किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को गति देकर इसी बार आप अपनी परीक्षा को कैसे पास कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। देखिए, आज हम लोग इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि एक एक स्टेप में कि किस प्रकार आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसे आप लोग सीटेट के नाम से जानते हैं। तो इसके एक एक पहलू के बारे में आज हम लोग विशद चर्चा करेंगे। पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए और पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए एप्लीकेबल है। पेपर 1 में मुख्य रूप से पीआरटी शिक्षकों की नियुक्ति होती है जिन्होंने एनटीटी किया है या डीएलएड जैसा कोई कोर्स किया है। अब जो लोग बीएड या डीएलएड जैसे कोर्स जिन्होंने कर रखा है वह इसके लिए अपीयर हो सकते हैं क्लास 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 के लिए। अब 6 to 8 की जो की पोस्ट है वह आप जानते हैं कि इसे टीजीटी कहा जाता है और क्लास 1 to 5 के लिए जो टीचर की पोस्ट होती है उसे पीआरटी कहा जाता है। इसके सैलरी स्लॉट वगैरह में भी फ़र्क होता है जब आपकी नियुक्ति हो जाती है। अगर हम लोग इस पूरे एग्ज़ाम को देखें तो मुख्य रूप से बहुत ही फोकस्ड टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोगी। हम लोग आगे इसके बारे में और अभी डिटेल बात करेंगे। आपको 2 लैंग्वेज पेपर को ऑप्ट करना पड़ता है। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आमतौर पर स्टूडेंट्स में इंग्लिश और हिंदी जैसे 2 पेपर, यानी आपकी एक अपनी मातृभाषा मदर टंग हिंदी और एक इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट आप लेते हैं। इसके अलावा आप और भी भारत में जितनी भी अनुसूचित भाषाएं शेड्यूल्ड लैंग्वेज है आप उसमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट ये 6 to 8 के लिए एप्लीकेबल हैं अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तब, और अगर आप साइंस के अलावा सोशल साइंस, लिंग्विस्टिक, ह्यूमैनिटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सोशल स्टडीज़ का सेगमेंट एप्लीकेबल होता है। मुख्य रूप से यह 6 to 10 एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इनका लेवल टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो 6 to 8 के एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, पर उसे पढ़ते समय आप उसे स्केल अप करके पढ़ें ताकि आपको सवाल पकड़ में आ जाएं जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यहाँ पर सवाल हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज में, तो यहाँ ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप पूरे अटेम्प्ट्स ले सकते हैं सारे 150 के 150 क्वेश्चन। कोई भी गलत होता है तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ समय पहले तक सीटेट के जो सर्टिफिकेट मिलते थे उनकी वैलिडिटी केवल 7 साल की होती थी। अब एक बार जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको दोबारा इस एग्ज़ाम के लिए नहीं प्रिपेयर करना पड़ता है। एक बार सर्टिफिकेट मिल गया मतलब मिल गया, आप टीचर बन गए। इसे आगे हमें क्या करना चाहिए जिसे जल्द से जल्द कम समय में अच्छे से पूरी तैयारी मुकम्मल की जा सके और आप अपने एग्ज़ाम में जब आप बैठने को जाएं तो आपके पास पूरी तैयारी हो। तो आप देखिए, सबसे पहले आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस को फोकस करके आप पढ़ाई करें। बहुत कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि वह पढ़ा जाए जो सिलेबस का हिस्सा है। तो सिलेबस आप एक डाउनलोड कर सकते हैं सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से। सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, ब्रेक डाउन द टॉपिक्स। तो जब आप सिलेबस को छोटे छोटे हिस्से में बांट लेंगे तो तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आगे हमारी कक्षा के साथ आप जुड़े रहेंगे। हम लोग इसी तरीके को फॉलो करेंगे कि कैसे एक टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़े में हम बांटकर उसे बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे।
वैसे तो हर स्टूडेंट को देखना चाहिए कि उनको कहाँ पर उनका स्ट्रेंथ है टॉपिक को लेकर, कहाँ वीकनेस है, और इसके अलावा एक एरिया ऐसा है जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को पढ़ना ही होता है, वो है सीडीपी। तो आप सीडीपी के अलावा अन्य सभी सेगमेंट में आप देखें कि जो आपका मजबूत पक्ष है और जो वीकनेस है उसे पहचानें और उस पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, जो मजबूत पक्ष होता है उसे आप जल्द से जल्द तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप समय दे सकते हैं बचा हुआ अपने वीकनेस को सॉल्व करने में। पीडागोगी इज़ द की। क्यों ऐसा कहते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ इस ब्रेकअप को अगर आप समझ लें तो आपको अपनी परीक्षा को पास करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। जैसे आप देखें सीडीपी 30 MCQ, इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जिसमें कि आप जो भी 2 लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे सभी में 15 मार्क्स के पीडागोगी के क्वेश्चंस होते हैं। तो लैंग्वेज से भी आपका, चाहे आपका लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, आपके 30 मार्क्स इससे भी आने हैं। यानी हिंदी का शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी का शिक्षा शास्त्र, इसे भी पढ़ना है। फिर 60 मार्क्स के सवाल होते हैं, चाहे आपका सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, या अगर आप 1 to 5 के लिए कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस का। यहाँ आप क्या पाएंगे कि उन 60 में से फिर 30 मार्क्स आपका शिक्षा शास्त्र यानी उन सब्जेक्ट्स का पीडागोगी है। तो इस तरह हम लोग क्या पाते हैं कि कुल 90 मार्क्स का कुल वेटेज है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पीडागोगी। जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं पीडागोगी तो इसका मतलब होता है कि किसी विषय को पढ़ाने से संबंधित जो विषय है उस विषय को पढ़ना। जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो इसका क्या सेंट्रल थीम क्या है, यही तो है ना कि पढ़ाना कैसे है, तो हाउ टू टीच। तो जब हम शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो प्रत्येक विषय में आपको यह पढ़ना होता है कि पढ़ाना कैसे, और इस पर आधारित जो सवाल होते हैं, अगर आपने इस पर एक बार मास्टरी कर ली तो सीटेट एक बच्चों का खेल है आपके लिए, आप आसानी से इसे कवर कर सकते हैं। अब एक अच्छी बात क्या है कि अगर आप अवधारणात्मक चीज़ों को समझने में रुचि रखते हैं, और आगे मैं बताऊंगा कि अवधारणात्मक चीज़ों को इस उम्र में सीखना ज़्यादा आसान होता है इसके बजाय कि रटना, तो अगर आप एक बार अवधारणात्मक चीज़ों को समझ लें, उसके व्यावहारिक उदाहरण पर कार्य कर सकें, तब आपके लिए सीटेट के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। देखिए, जीन पियाजे भी बताते हैं कि 12 साल के बाद किसी बच्चे का ब्रेन इस प्रकार से डेवलप हो चुका होता है कि अब वह रटने के बजाय समझने पर ज़्यादा फोकस्ड होता है। तो अगर आप सीटेट के लेवल पर तैयारी करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड वगैरह होंगे, और सब आप पढ़े लिखे युवा हैं, रटने की क्षमता आपकी सीमित रहेगी, जीन पियाजे के अनुसार समझने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो आप इस क्षमता का उपयोग करिए और आप आसानी से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सीडीपी के। आगे देखते हैं क्या पढ़ना चाहिए हमें। जैसा अभी आप जानते हैं कि एनसीईआरटी के किताबों में बदलाव हुआ है। अभी आपको एनसीईआरटी की किताबों पर खास तौर पर फोकस करना चाहिए जो क्लास 1 to 6 के हैं, और 1 to 5 के लिए भी जो सिलेबस का हिस्सा है लैंग्वेज का, वह लगभग वैसा ही होता है। सीडीपी लगभग एक जैसा ही होता है। थोड़ा बहुत सिर्फ आप उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था का हिस्सा जब आप ऐड कर लेते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था के साथ, तो 1 to 5, 6 to 8 दोनों के सीडीपी की तैयारी हो जाती है। बाकी सिलेबस तो दोनों का एक जैसा ही, लैंग्वेज पेपर एक जैसा ही है। अंतर पड़ता है आपका 1 to 5 के लिए आपको पढ़ना है पर्यावरण, एनवायरमेंटल साइंस और मैथमेटिक्स। अगर आप क्लास 1 to 5 का एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस उठाकर देखें तो वो इतना इस तरह बच्चों के लिए तैयार किया गया है कि वह आपके लिए नाकाफ़ी होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 6 to 8 में जो ज्योग्राफी के सेगमेंट हैं, जो साइंस का सेगमेंट है, उसमें जो कंटेंट दिया गया है एनसीईआरटी में, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। तब आप 1 to 5 के एनवायरमेंटल साइंस के लिए आप रेडी रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि आपको लेवल रखना है एनसीईआरटी का, सिलेबस रखना है एनसीईआरटी का, पर
पढ़ने के दौरान उसे स्केल अप करके पढ़ना है। यानी आपको टॉपिक वही सेलेक्ट करने हैं जो एनसीईआरटी या सीटेट के सिलेबस में दिया गया है, पर जब आप उसे पढ़ें तो कम से कम उसे +2 के टफनेस के लेवल तक ले जाकर पढ़ें, तो आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ें। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ, प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं उससे आप बनाएं। इसमें मैं 2 बातें कहता हूं अक्सर। प्रीवियस ईयर के सवाल जब आप बना रहे हो और आपसे अगर सवाल बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आगे आने वाली परीक्षा में भी आपसे सवाल बन जाएंगे, तो यहां पर यह कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। यहां एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खासकर CDP के मामले में जब कोई सवाल दिया जा रहा है 4 ऑप्शन में, एक ही आंसर सही है, बाकी जो 3 वर्ड हैं, 3 स्टेटमेंट है, वोकैबुलरी है, इनके बारे में आप गहराई से पता लगाइए कि ये है क्या। जैसे मान लेते हैं किसी एक सवाल के उत्तर में है अनुबंधन, सहचर्य, उत्क्रमित, इस तरह की शब्दावली है। एक आपने मान लीजिए अनुबंधन सही उत्तर कर दिया, तो इसके बाद जो बचे हुए शब्द हैं उनका क्या अर्थ है, इसे एक बार आप समझने का प्रयास करें। और मेरा दावा है कि अगर आप PYQ के सारे ऑप्शंस के ऊपर भी अगर आप फोकस करके जाएंगे, जो गलत उत्तर के अंदर आते हैं, गलत उत्तर में यहाँ कहने का मतलब है कि जो 4 ऑप्शन में एक आपने सही चुना, बाकी जो 3 बच गए, उन तीनों के बारे में भी आप जानने का प्रयास करें कि ये क्या है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप कहीं बेहतर कंडीशन में होंगे CDP के सवाल को सॉल्व करने में। आगे देखते हैं। चूंकि समय अभी आपके पास कम है, तो कम समय में मैनेजमेंट का बहुत योगदान होता है। आप एक स्टडी प्लान बनाएं कि हमें अगले 2 महीने 1.5 महीने के भीतर हमें कैसे तैयारी करनी है, तो एक टारगेट सेट करिए। इस टारगेट में आप एक वीकली टारगेट सेट करिए और एक डेली टारगेट सेट करिए। आप कभी भी इस बात को लेकर रिजिड ना रहें कि ये टॉपिक आज मुझे खत्म करना है। इसके बजाय आप अपने पढ़ने का समय तय करें कि आज मुझे इतने घंटे बैठे ही रहना है पढ़ने को। और बैठे रहना है पढ़ने को, इसका मतलब ये फिर नहीं है कि इंस्टाग्राम के रील मोबाइल हाथ में है तो चलाने लग जाएं। बेहतर यह है कि आप एजुकेशनल वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वो देखें, किताब पढ़ें, एनसीईआरटी फॉलो करें, सीडीपी फॉलो करें, सीडीपी के PYQ बनाएं। अगर आप उन पे फोकस रहकर समय देते हैं तब यह समय देना वर्थफुल है। कभी भी जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को लिए और एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लगातार पूरे दिन फोकस रह गए। कई अलग अलग विषयों को बीच बीच में समय देकर आप उसे एक इंक्लूसिव तरीका अपनाएं जिससे कि सिलेबस कवर हो जाए। आप एक रूटीन बना लें कि किसी भी हाल में प्रत्येक दिन कम से कम 50 से 80 MCQ जो सीटेट से रिलेटेड है उसे आपको सॉल्व करना ही है। और एग्ज़ाम से पहले कम से कम आप 8 से 10, हालांकि यहाँ मैंने पहले लिखा था 10 से 15, पर अब समय थोड़ा कम बच रहा है, तो मैं कहूँगा 8 से 10 आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट का ज़रूर प्रयास करिए। और जब आप एक बार ऐसा मॉक टेस्ट दे लेते हैं, इसके बाद आप अपने आंसर की को चेक करें, एक बार आप उसे देखें कि आपका परफॉर्मेंस कैसा हो पा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है पीडागोगी। पीडागोगी मैंने पहले ही बताया, जैसा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें 30 अंक आना है। लैंग्वेज पेपर में 15-15 मार्क्स के 2 सेट हो गए, यानी एक हिंदी एक इंग्लिश, दोनों में से 15-15 मार्क्स पीडागोगी के हैं, तो ये 30 हो गया। और इसके अलावा अगर आप 1 to 5 में इन्वायरमेंटल साइंस और मैथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 30 मार्क्स ही वहाँ से आने हैं, बाकी 15 मार्क्स आना है पीडागोगी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड पीडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स। सिमिलरली अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं 6 to 8 के लिए, तो वहाँ पर भी आउट ऑफ 60 30 मार्क्स आना है आपका पीडागोगी ऑफ साइंस, एंड सिमिलरली 30 मार्क्स फ्रॉम पीडागोगी ऑफ SST। तो यह कुल मिलाकर हो जाता है 90। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टरिंग पीडागोगी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप इस सेगमेंट को ध्यान में रखें कि आउट ऑफ 150
आपको पास होने के लिए 90 मार्क्स ही चाहिए, और 90 मार्क्स तो पेडागोगी में ही है। अब अगर आप कितना भी ग्रामर के ऊपर फोकस कर लें, कितना भी ग्रामर पढ़ लें, कितना भी एसएसटी पढ़ लें, मैथ बना लें, तो आपके पास हाथ में स्कोर क्या है, वो है 60। तो आप ये सोचें कि क्या 60 पे आप पास हो सकते हैं? नहीं, आपको पास होने के लिए 90 चाहिए या 90 चाहिए। तो वो 90 कहाँ से आएगा? पेडागोगी से ही आना है। तो पेडागोगी सीटेट के परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पेडागोगी के ऊपर कैसे मास्टरी करना है, तो इसमें 3-4 सेगमेंट हैं। जैसे सबसे पहले मैं कहता हूं कि लर्निंग थ्योरीज को पढ़िए। लर्निंग थ्योरीज में जैसे जीन पियाजे हैं, ब्रूनर है, वाइगोट्स्की है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सेगमेंट में जब आप अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो जैसे कोहलबर्ग, कोहलर, ऐसे अलग अलग आपको लोग मिलेंगे, और उनके बारे में, जैसे पैवलोव हैं, जब आप उनको एक बार कवर करते हैं, लर्निंग थ्योरीज पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है सवाल को सॉल्व करना, क्योंकि सवाल फैक्चुअल तो आते नहीं है, सवाल आते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड। एक बार जब आप ठीक प्रकार से इन सारे एजुकेशनल थ्योरीज को कवर कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड आपके सवाल भी बनने लगते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टे कंसिस्टेंट। और आखिरी समय पर जाकर कि चलो अब तैयारी करते हैं, उससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि आप समय से समय रहते अपनी तैयारी करें, स्ट्रेटेजी बनाएं, रणनीति बनाएं, बेसिक्स के ऊपर फोकस करें, एमसीक्यू सॉल्व करें। अगले 45-50 दिन मेरे विचार से काफ़ी हैं। अगर इस समय का पूरा सदुपयोग किया जाए तो आप निश्चित सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें मैं भी आपकी मदद करने जा रहा हूँ। आज से जो मैंने ये इंट्रोडक्टिव वीडियो डाला है, इससे अगले एग्ज़ाम होने तक आपको रोज़ाना मेरी वीडियो अवेलेबल रहेगी। आप मेरे साथ पढ़ते जाएं, और मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आपके जो भी अगर कोई प्रश्न होंगे, कोई क्वेरीज होंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्न को भी अपने वीडियो में जगह देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव समझ बन पाए, खास तौर पर सीडीपी का या और दूसरे सब्जेक्ट जिनकी क्लास आगे डिजिटल हमारे इस चैनल पे चलेगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप अपने सीटेट की तैयारी को गति दे पाएंगे। यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि झारखंड में आने वाले समय में जेटेट की परीक्षा होनी है। हाल के ही दिनों में विधानसभा में इस बात को कहा गया कि 31 मार्च तक जेटेट लिए जाने का आदेश माननीय हाईकोर्ट के द्वारा झारखंड सरकार को दिया गया है। ऐसे में सरकार बहुत दिनों तक जेटेट की परीक्षा टाल नहीं सकती। यहाँ महत्वपूर्ण यह जानना भी है कि पिछली परीक्षा पर आधारित सिलेबस को सरकार ने बदलने का प्रयास किया था और नया सिलेबस जारी किया था। अब इस नए सिलेबस में क्या हुआ कि इनका कन्फ्रंटेशन हो रहा था एक बेसिक आइडियोलॉजी के साथ, जो सीटेट और इस तरह के एलिजिबिलिटी एग्जाम्स का है। तो कोर्ट ने कहा कि सीटेट के साथ कॉम्पेटेबल सिलेबस ही तैयार किया जाए। तो मुझे जेटेट के विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से यही कहना है कि आप हमारे इस सीटेट के सेगमेंट को कवर करते चलें। 10-20% से ज़्यादा का वेरिएशन जेटेट के सिलेबस में नहीं होगा। अगर आप इसको जेटेट एग्ज़ाम के लिए भी लेकर साथ चलते हैं तो आप बहुत ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि जेटेट की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने इससे अधिक का समय नहीं मिलेगा। पहले का भी इतिहास ऐसा ही रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे इस डिजिटल फोरम के साथ, और जेटेट सीटेट के अपने तैयारी को हमारे इस फोरम के साथ जुड़कर गति दीजिए। और बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। थैंक यू।